नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय राजस्थान पुलिस। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने सोचा कि लगभग सभी भाइयों को काफी मेरे एक दो बार मेरे दोस्तों को भी दिक्कत हुई है एशियल की। तो मैं सोच रहा हूँ आज के इस पूरे वीडियो में मतलब एशियल की आपको शुरुआत से लेकर और रिकवरी तक पूरी जानकारी दे दूं दोस्तों। तो उस संबंध में मैं आज के इस वीडियो में लगभग लगभग पूरे टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा और जिस भी भाई को दिक्कत है पूरा वीडियो देखे आपको पूरी जानकारी मिलेगी एशियल के बारे में। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा आज के एशियल की संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी या संरचना कि एशियल होता क्या है, किस प्रकार से क्या किस जगह होता है। तो एशियल दोस्तों होता है हमारे घुटने के अंदर। हमारे घुटने की जो संरचना होती है ऊपर वाली हड्डी होती है फीमर, नीचे वाली हड्डी होती है टिबिया और फिबुला। अंदर की साइड में जो दोस्तों हमारी संरचना होती है एमसीएल बोलते हैं इसको, मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट, ये एमसीएल हो गया दोस्तों। और इसके नीचे जो मिनिस्कस होती है दोनों दोनों घुटनों के बीच में गद्दी जो शॉक एब्जॉर्ब का काम करती है उसे मीडियल मिनिस्कस कहते हैं। और इसी प्रकार से इधर बाहर की साइड में हमारे लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट होता है एलसीएल। और इसी प्रकार जो गद्दी होती है चंद्र का शेप होता है उसे लेटरल मिनिस्कस कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी ऊपर वाली हड्डी फीमर और नीचे वाली हड्डी टिबिया को जोड़ने वाला जो आगे की तरफ जो लिगामेंट होता है उसे हम एशियल कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण लिगामेंट होता है। इसकी संरचना इस प्रकार से होती है, बाहर से अंदर की ओर इस प्रकार से यू तिरछा होता है। उसके जस्ट पीछे की साइड में दोस्तों पीसीएल होता है, जिसे पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट बोलते हैं। वो हमारे पैर में पीछे की साइड में होता है। ये दोनों हमारे पैर को ट्विस्टिंग मोमेंट स्टेबिलिटी देते हैं। इन सब के अलावा ऊपर हमारे नी कैप होती है, इसे पटेला कहा जाता है। ये एक लिगामेंट की तरह होता है, इसके लिगामेंट को एमपीएफएल कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे पूरे घुटने का स्ट्रक्चर होता है। लगभग ये पूरा कैप्सूल होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर खूब सारे लिक्विड वगैरह भी भरे रहते हैं और साइनोवियल फ्लूइड जिसे कहा जाता है वो लिक्विड वगैरह होते हैं। और ये सारी स्ट्रक्चर्स होती है जो हमारे शॉक एब्जॉर्बर का घुटने को स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं। तो इस प्रकार की पूरी घुटने की संरचना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये एशियल जो एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट जो है जो आगे की साइड में रहता है हमारा दोस्तों और घुटने को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो ये थी एशियल की एनाटॉमी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एशियल या लिगामेंट की इंजरी क्यों होती है, किसी भी कारण किस कारण से होती है। दोस्तों सबसे मेन इसका कारण होता है कि एशियल आपका टूट रहा है, तेज ट्विस्टिंग मूवमेंट, यानी जैसे आपने कोई जंप किया एकदम से आपका पैर घूम गया, या आप सीढ़ियां चढ़ते हो सीढ़ियों से गिर जाते हैं। महिलाओं के साथ ज्यादा ऐसा होता है कि वो महिलाएं गिर जाती है। या फिर आप जैसे मान लो कोई खेल खेल रहे हो उसमें आपको एकदम से घुटना मुड़ गया तो तेज ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा जिसमें आपका पैर घूमेगा। उस प्रकार से लिगामेंट को कुछ स्ट्रेस आएगा और लिगामेंट एकदम से रप्चर हो जाएगा। या तो फर्स्ट ग्रेड आएगा, सेकंड ग्रेड, थर्ड, इस प्रकार से होता है। उसके अलावा दोस्तों हमारे भाई है जैसे भी जो भी ड्यूटी करने वाला है, मोटरसाइकिल बाइक वगैरह चलाते हैं, तो कभी एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों तो उसमें घुटने पे एक्सेसिव लोड आता है, घुटना एकदम से घूम के किसी से टकरा जाता है, तो उससे भी एशियल और अन्य लिगामेंट होने की इंजरी होने की पूरी संभावना रहती है। थर्ड बात दोस्तों स्पोर्ट्स, जैसे कि फुटबॉल हो गया, सॉकर हो गया, कबड्डी हो गई, और जो भी है स्पीड से रिलेटेड जो भी खेल है जैसे हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, इन सब के अंदर दोस्तों एकदम से अगर बैलेंस नहीं बढ़ता घुटने का, घुटना किसी और स्थिति में गिर जाता है या और स्थिति में पैर घूम जाता है तो उससे भी एशियल लिगामेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों। एक मैंने चीज फील करी है कि फ्लैट फुट, जिन भाइयों के फ्लैट फुट होते हैं उनके ज्यादातर एशियल इंजरी में बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि फ्लैट फुट में दोस्तों घुटने का पैर का बैलेंस टेंशन नहीं बन पाता और सारा लोड घुटने पे आ जाता है। तो जिस भाई के फ्लैट फुट अगर कोई हार्ड मूवमेंट करता है तो उसके भी एशियल इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों कैल्शियम डेफिशिएंसी या जो भी आपके जो विटामिन होते हैं, कैल्शियम्स होते हैं, जो भी आपके अंदर जो आयरन वगैरह होते हैं, जिंक वगैरह होते हैं, जो भी आपके अंदर मेटालिक जो डिफिशियंसी हो जाती है आपके शरीर के अंदर, और कैल्शियम उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसमें अगर आपके कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो आपकी हड्डियां थोड़ी कमजोर होने लगती है दोस्तों। हड्डियां कमजोर होती तो लिगामेंट को ढंग से पकड़ नहीं पाती और लिगामेंट कमजोर होने लगता है। तो अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी तो आपको थोड़ी चोट लगने पर भी आपको लिगामेंट रप्चर हो सकता है। तो ये सबसे कारण दोस्तों एशियल इंजरी होने के किस प्रकार से एशियल इंजरी होती है, मेन कारण ये है। और भी क्या कारण हो सकती है अगर आपने किसी प्रकार किसी कारण हो सकती है, लेकिन मेन कारण यही है एशियल इंजरी होने के। तो दोस्तों एशियल इंजरी तो हमारे होती है, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट हमारा टूटता है, उसके साथ में अन्य इंजरी भी हमें हो सकती है, उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो दोस्तों एमसीएल ये भी मोस्ट कॉमन इंजरी जो हमारे अंदर की साइड में जो हमारा लिगामेंट होता है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जिसे बाहरी लिगामेंट बोला जाता है, वो भी एमसीएल के साथ टूट सकता है। एमसीएल एमपीएफएल मीडियल पटेला फीमोरल लिगामेंट, यानी जो पटेला के और जो हमारे जो फीमर के जो नीचे वाला जो लिगामेंट होता है, पटेला के नीचे वाला लिगामेंट एमपीएफएल, उसका डिस्लोकेशन होता है, वो भी थोड़ा उसमें रप्चर हो सकता है। लेटरल मेनिस्कस ये भी मोस्ट कॉमन इंजरी में आता है दोस्तों। एशियल के साथ में लेटरल मेनिस्कस जो बाहर की ओर जो गद्दी होती है वो भी टूट सकती है। उसके अलावा मीडियल मेनिस्कस जो अंदर की साइड में गद्दी होती है वो भी फट सकती है, टूट सकती है। एलसीएल लेटरल कोलेटरल लिगामेंट जो बाहर की लिगामेंट अगर आपके अंदर की ओर ट्विस्टिंग हुई है तो आपका बाहर का लिगामेंट टूटेगा। पटेला डिस्लोकेशन यानी जो आपका पटेला है, नी कैप जिसे बोलते हैं, उसका डिस्लोकेशन भी हो सकता है दोस्तों। इधर उधर आप घुटना ज्यादा घूम जाता है तो पटेला डिस्लोकेशन हो जाता है।
और फ्रैक्चर। अगर आपका एक्सीडेंट मेजर हुआ तो इसमें हो सकता है आपका फ्रैक्चर भी हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों एक सबसे मेन इंजरी होती है पीसीएल की। अगर आपको बहुत ज्यादा चोट लगी, आपको पीछे की साइड से कुछ चोट लगी और घुटना आगे की ओर भागा है या आगे की साइड पीछे की ओर लगी, तेज चोट लगी, उसके बाद पीसीएल भी टूट सकता है। पीसीएल का मजबूत लिगामेंट आ जाता है, लेकिन कभी बार एसीएल के साथ में पीसीएल भी टूट जाता है अगर ज्यादा सीवियर इंजरी हो तो ये सब इंजरी दोस्तों एशियन के साथ में हमको ये इंजरी हो सकती है। तो हमारे एमआरआई के बाद हमें पता चलेगा कि हमें और कौन कौन सी इंजरी हुई है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एशियल या कोई भी लिगामेंट इंजरी होती है हमको, तो उसके बाद उसके लक्षण क्या क्या, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ये इंजरी हुई है। तो जैसे आपको चोट लगती है, जो भी आपका एक्सीडेंट वगैरह जो भी कुछ होता है, उसके बाद अगर आपको घुटने में चोट लगती है तो उसके बाद ये जो निम्न लक्षण मैंने लिख रखे हैं, अगर ये आपको हो रहा है तो समझ लो आपके एशियल की चोट लगने के पूरे चांसेस है, या कोई भी लिगामेंट आपका रप्चर हुआ है। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले घुटने में सूजन आएगी, तीव्र सूजन आएगी, बहुत ज्यादा सूजन आ जाएगी। उसके अलावा घुटने में दर्द होगा आपको, जैसे वो टूटेगा, पोपिंग साउंड आएंगे और आपको दर्द होगा कि आप कुछ अंदर से कुछ टूट गया है। और जकड़न दोस्तों, उस चोट लगने के बाद आपको घुटने जकड़न जकड़न आ जाएगी, न तो घुटना मुड़ेगा न सीधा होगा, इस प्रकार से आपको घुटना जकड़ा जकड़ा सा महसूस होगा सूजन के कारण। उसके अलावा दोस्तों लचक आएगी आपको चलते वक्त, चलने में आपको इंस्टेबिलिटी फील होगी। शुरुआत के दिन तो आप चल भी नहीं पाओगे, उसके बाद धीरे धीरे आप चलने की कोशिश करोगे, घुटने में इंस्टेबिलिटी होगी, मतलब ऐसा लगेगा आपको घुटना बाहर निकल रहा है, बाहर क्यों जा रहा है, आपको डर लगेगा कि मैं गिर नहीं जाऊँ। उसके अलावा सीढ़ी आप नहीं चढ़ पाओगे, रनिंग आप कर नहीं पाओगे, इंडियन टॉयलेट आप यूज नहीं कर पाओगे। उसके अलावा घुटने के अंदर आप जैसे चलने की कोशिश करोगे, उसमें ऐसा लगेगा अंदर कुछ टकरा रहा है, यानी आपकी फीमर और आपकी टीबिया दोनों टकराती है इस प्रकार से, तो कार्टिलेज टकराने से आपको ऐसा लगेगा कुछ टकरा रहा है अंदर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि आपको लगेगा कि इसमें घुटने से कुछ काम नहीं कर सकता। तो ये सब लक्षण थे किसी भी लिगामेंट टूटने के बाद आपको घुटने की इंस्टेबिलिटी फील होती है, तो ये सब लक्षण है, तो समझ लो आपको एक एमआरआई की जरूरत है। दोस्तों जैसे हमें इंजरी हो जाती है उसके बाद हमें प्राथमिक उपचार क्या करना है, सबसे पहले हमें दोस्तों आइसिंग करनी है। आइसिंग आइसिंग दोस्तों हमारे ब्लड फ्लो को कम करती है। हमारे घुटने में इंजरी होती है, कोई भी जगह आप इंजरी होती है तो उसमें ब्लड फ्लो की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो सूजन बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। हमें सूजन को कम करना है, इसके लिए आइसिंग करनी है। इस प्रकार से आप आइसिंग कर सकते हैं 2 से 3, उनको दिन में 3 से 4 बार आप आइसिंग करेंगे तो आपकी जो सूजन है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। उसके बाद सेकंड बात करेंगे दोस्तों नी ब्रेस की। तो दोस्तों जैसे आपको इंजरी होती है तो आपको लॉन्ग नी ब्रेस, इस प्रकार का ब्रेस आएगा दोस्तों, लॉन्ग नी ब्रेस। इसके दोनों साइड में हिंज होते हैं, ये लोहे के हिंज होते हैं जो आपके पैर को इधर मूवमेंट नहीं करने देते, इससे आपका पैर स्टेबल रहता है। ये आपको नी ब्रेस यूज करना है। नी ब्रेस यूज कर लिया, उसके बाद आपको रेस्ट, यानी एशियल की या कोई भी लिगामेंट इंजरी होने के बाद हमें कुछ भी चलने वाले ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। शुरुआत के 5-10 दिन में रेस्ट ही करना पड़ेगा, तो रेस्ट हो गया। उसके बाद रिहैब एक्सरसाइजेस, इसके अंदर हमारा बेंडिंग, जैसे एशियल इंजरी होती है तो हमारी बेंडिंग धीरे धीरे हमारा पैर स्टिफ हो जाता है, हम बेंड नहीं कर पाते पैर को, तो बेंडिंग की हमें स्थिति बढ़ाने के लिए बेंडिंग एक्सरसाइजेस है जो मैंने अपलोड कर रखी है, जो बेंडिंग की एक्सरसाइज आप उसमें देख सकते हैं, वो बेंडिंग की एक्सरसाइज आपको करनी है। उसके अलावा स्ट्रेंथनिंग की, आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके ग्लूट्स मसल्स और आपके काफ मसल्स, इन सबको आपको स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आपके पैर को थोड़ी स्टेबिलिटी दे सके और आपका जो एशियल का काम है वो आपके मसल्स कर सके, आपके घुटने को थोड़ी स्टेबिलिटी दे सके। उसके अलावा दोस्तों ये सब होने के बाद में आपको शुरुआत में एमआरआई नहीं करनी चाहिए। जैसे आपकी इंजरी ज्यादा सीवियर है तो आपको शुरुआत में इंजरी करानी चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि आप थोड़ा हल्का फुल्का है तो आप उसको थोड़े दिन करने के बाद, ये सब उपचार करने के बाद 15 से 20 दिन बाद, लगभग 1 महीने बाद आप एमआरआई कराएं। उस एमआरआई में आपको बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा कि आपको किस प्रकार से आपको कौन कौन सी चीज टूटी हुई है। तो मेरी फर्स्ट एमआरआई जिस दिन में लगी थी उसी दिन मैंने कराई थी। इसमें लगभग जो चीजें आई थी वो काफी ज्यादा सीवियर थी। उसमें आप बहुत ज्यादा ग्रेड 1 ग्रेड 3 का मीडियल मिनिस्कर या लेटरल मिनिस्कर टीयर था, एमपीएफएल सेकंड ग्रेड था, एमसीएल सेकंड ग्रेड था, एशियल कंप्लीट टीयर था और सूजन वगैरह भी और बहुत सारा इडिमा वगैरह खूब सारी चीजें बता रखी थी। उसके बाद मेरे को सीवियर इंजरी लगी थी। उसके बाद मैंने शुरुआत में डॉक्टर के पास से कि आप सबसे गुजारिश है कृपया ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाए जो आपको प्लास्टर कर दे, आपको लिगामेंट एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना है जो आपको सही जानकारी दे सके। उसके बाद कई डॉक्टर को एमआरआई भेजी, फिर उन्होंने मुझे ऑपरेशन सलाह दी थी। उसके बाद मैंने 1 से 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद मैंने ये एमआरआई कराई थी। तो इनमें भी मेरे लगभग मेरे दोनों एमआरआई में मुझे ये चीज फील हुई कि मेरे दोनों में लगभग सेम चीजें आ रही है। तो उसके बाद फिर मैंने ऑपरेशन की ठानी थी। तो आपको भी अगर एक एमआरआई कराने वाला, एक महीने बाद अगर आप 3 डेज का एमआरआई कराते हैं उसमें अगर आपकी पूरी इंजरी आ रही है तो आपको ऑपरेशन के लिए जाना ही पड़ेगा। अगर आपको सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड है तो आपको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे रिहैब करके अपनी चीजों को मॉडिफाई करके आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हार्ड स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ भी करते हैं तो फिर आपको ऑपरेशन करने की सलाह दी जाएगी, आपको ऑपरेशन कराना चाहिए। तो इस प्रकार से एमआरआई 1 से 1.5 महीने बाद कराए तो आपको एमआरआई के बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे, परफेक्ट आपकी इंजरी बताएगी एमआरआई।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इंजरी की ग्रेड कौन कौन सी होती है। एशियल टूटा या मेनिस्कस टूटी या कोलेटरल लिगामेंट टूटा तो उनकी ग्रेड कौन कौन सी होती है। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, तीन ग्रेड होती है। फर्स्ट ग्रेड में जैसे मान लो ये पूरा हमारा लिगामेंट है तो इसमें मामूली सा रप्चर होता है थोड़ा सा। सेकंड ग्रेड में इससे थोड़ा ज्यादा, लगभग आधे के लगभग इसका रप्चर हो जाता है। और थर्ड ग्रेड में लगभग लगभग पूरा, यानी पूरा लिगामेंट हमारा टूट जाता है। फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों इसको पार्शियल टियर भी बोलते हैं। पार्शियल टियर में मतलब आंशिक रूप से थोड़ा सा टूटा हुआ है। तो इसमें दोस्तों आपको घबराने की बात जरूरत नहीं है। इसमें आपको रियर करते करते धीरे धीरे आपका रिकवर हो जाता है। सेकंड ग्रेड में दोस्तों अगर आपको अपनी लाइफ मॉडिफाई कर पा रहे हैं, अगर एशियल या पीशियल जो भी लिगामेंट है, अगर भारी लिगामेंट है सेकंड ग्रेड तक, जैसे एलसीएल और एमसीएल है, तो ये अपना हील हो जाते हैं। एक डेढ़ महीने में टाइम लगता है क्योंकि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, बाहर ब्लड फ्लो होता है तो ये हील हो जाते हैं। बाकी एशियल अगर सेकंड ग्रेड है और आपको बहुत ज्यादा हैवी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करते हैं और आप अपनी लाइफ को मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा मोड़ा रिहेब करके, तो आप इसमें काम चला सकते हैं। पर अगर थर्ड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड कौन सी भी इंजरी हो दोस्तों, मिनिस्कस हो या कोलेटरल लिगामेंट हो या क्रूशियल लिगामेंट, कोई भी हो, तो अगर आपका थर्ड ग्रेड तो इसमें डेफिनेटली अगर आपको ऑपरेशन के लिए जाना ही पड़ेगा, वरना फिर आपको घुटना जल्दी खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इसमें आपको ऑपरेशन के लिए जाना ही पड़ेगा, इसमें आपका रिकंस्ट्रक्शन होगा, तो ये आपको जाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार की इंजरी की तीन ग्रेड्स है, तो इसमें आप एमआरआई देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कौन सी ग्रेड की इंजरी हुई है। तो अब हम अगर मान लो हमारे इंजरी होगी थर्ड ग्रेड है, उसके बाद हमने सब चीजें कर ली, उसके बाद हमें सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। तो सर्जरी का क्या प्रोसेस रहता है, कितना दर्द होता है, सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सर्जरी के लिए आप जैसे जाएंगे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे, डॉक्टर आपको सबसे पहले कहेंगे मैं आपकी सर्जरी में, उसके बाद आपको एडमिट करेंगे। जिस भी हॉस्पिटल में आप सर्जरी कराएं सबसे पहले ध्यान रखें कि जिस भी आप डॉक्टर से सर्जरी करा रहे हैं वो लिगामेंट का या जॉइंट का एक्सपर्ट ही होना चाहिए। जो आर्थोस्कोपी, जो दूरबीन से सर्जरी करते हैं उनका एक्सपर्ट होना चाहिए। क्योंकि आप नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन से कराएंगे दोस्तों, हो सकता है आपका घुटना बिगड़ जाए। ये एक दो केस मैंने देखे हुए हैं जो अभी तक भी दौड़ नहीं पा रहे दोस्तों, जिनके किक साल हो गए। तो इसलिए हमेशा ऐसे बंदे से कराएं जो रेगुलर इस टाइप का ऑपरेशन करता रहता हो, ऐसे हॉस्पिटल में आपका चयन करें, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप उस हॉस्पिटल में आप एडमिट हो गए, उसके बाद आपकी सभी जांचें होगी दोस्तों। जांच होगी आपकी ब्लड की, ईसीजी की, जो भी आपके अलग अलग जाते डॉक्टर लिखता है वो सब जांचें होने के बाद उनकी सब रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद आपको एडमिट कर लिया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपका पार्ट क्लियर किया जाएगा। पार्ट क्लियर मतलब आपका जो भी पैर है, राइट लेग है या लेफ्ट लेग है, उसको पूरे उसके हेयर रिमूव करे जाएंगे, उसको पूरा क्लीन किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको जैसे सर्जरी से 12 घंटे पहले आपको भूखा रखा जाता है। भूखा रखा जाता है, आपको सिर्फ ड्रिप चढ़ाई जाती है, क्योंकि अगर आप उस खा लेते हैं तो सर्जरी फेल होने के चांसेस रहते हैं, एनेस्थीसिया का प्रभाव रहता है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, आपको शुरुआत में लेटा दिया जाता है वहां नर्सिंग स्टाफ द्वारा, और वहां पे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं। तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आपको एनेस्थीसिया भरकर स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके अंदर, जो आपकी स्पाइन में रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाएंगे। उसमें इतना पेन नहीं होता है, आप रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाएंगे और वहां की सारी जो मशीनें वगैरह होती है, जैसे आपकी ड्रिप वगैरह चलती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। उसके बाद में आपका डॉक्टर आ जाता है जो आपको ऑपरेशन करता है। एनेस्थीसिया प्रभाव में आने के बाद में आपको पेट से नीचे का हिस्सा आपका बिल्कुल सुन्न हो जाता है। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, आपको सिर को ऊपर नहीं उठाना करना, आपको स्पाइनल हेडेक हो सकता है। अब जो टेंडन लेगा दोस्तों, डॉक्टर आपका कोई भी टेंडन ले सकता है, जैसे सेमी टेंडनोसिस, जो आपकी पीछे हेमिस्ट्री का जो टेंडन होता है वो ले सकता है, या आपका क्वाड्रिसेप टेंडन ले सकता है जो आगे आपकी जान के टीम में टेंडन होता है वो ले सकता है, या आपका पटेला पटेला टेंडन ले सकता है जो आपके जो नी कैप होती है उसके जिससे जो टेंडन होता है वो ले सकता है, या फिर आपका पैरालिसिस लॉन्गर ले सकता है जो आपके एडी से और जो ऊपर तक आता है वो टेंडन ले सकता है। तो इनमें से किसी भी टेंडन को ले सकता है दोस्तों, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की आपकी डिमांड आपकी जितने किस प्रकार से वो टेंडन लेंगे। एक टेंडन भी लेते कई बार 2 टेंडन भी लेने पड़ता है, जिससे टेंडन कम निकलता है। अगर टेंडन आपको अच्छा निकलना तो आपको रिहेब फास्ट करना पड़ेगा। रिहेब अच्छा करते रहेंगे तो आपका टेंडन मजबूत रहेगा और आपका टेंडन अच्छी क्वालिटी का निकलेगा। टेंडन निकालने के बाद दोस्तों आर्थोस्कोपी हमारे घुटने के अंदर डाली जाती है, एक तरफ से कैविटी डाला जाता है, एक तरफ से शेवर डाला जाता है। जो हमारा टूटा हुआ लिगामेंट है उसको डॉक्टर शेव करके और धीरे धीरे उसको बाहर निकाल लेते हैं शेव करके। और उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन है, इसको हमारे इसको टेंडन को बाहर निकालते हैं, ग्राफ्ट तैयार किया जाता है। 8 से 9 मिनट का लगभग ग्राफ्ट तैयार होता है नॉर्मल साइज में, तो ग्राफ्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ड्रिल करके दोनों साइड में और उस टेंडन को धागों की सहायता से उस टेंडन को बांध दिया जाता है। और अगर दोस्तों किसी भाई के मिनिस्कस इंजरी भी है, जैसे मीडियल मिनिस्कस या लेटरल मिनिस्कस है, तो उसमें दोस्तों देखा जाता है कि कौन सा टीयर है। अगर नॉर्मल टीयर है तो उसको रिपेयर कर दिया जाता है। जैसे अगर कॉम्प्लेक्स टीयर है, कॉम्प्लेक्स है, वर्टिकल है, बकेट एंगल है, हॉरिजॉन्टल है,
हैंड कैटेगरी इस टाइप के टीए दोस्तों ये डिपेंड नहीं होते हैं। इसमें आपकी मेनिस्टेक्टोमी यानी मेनिस्कस को ट्रिम करा जाएगा। इसको मेनिस्कस का तो थोड़ा मोटा पार्ट जो बाहर फैल रहा है, जो आपके जॉइंट में आ रहा है, जॉइंट को स्टिफ कर रहा है, उसको काट के डॉक्टर निकाल लेते हैं शेवर की सहायता से। ये सब होने के बाद में फिर वो आपको घुटने की एक बार स्टेबिलिटी चेक करेगा। टेंडन डालने के बाद में जो आपका जो लिगामेंट डाला उन्होंने नया, उसके बाद में फिर आपको स्टिचिंग कर देंगे। और ये सब सर्जरी दोस्तों पानी में, तो पानी को भी दबा दबा के अपने घुटने से पूरा बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद 2 दिन तक आपको एडमिट रखेंगे, ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा आपको, और उसके बाद देन आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये अच्छी सब दोस्तों सर्जरी की प्रोसेस की सर्जरी आप किस प्रकार से करेंगे। आप जाएंगे हॉस्पिटल में, जो भी भाई एशियल का वीडियो देखेगा उसको पता चलेगा कि इसी टाइप से उसकी सर्जरी होगी। ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। इसमें हाँ सर्जरी के टाइम आपको दर्द नहीं होगा, मिनिमम दर्द होगा, पर एनेस्थीसिया का असर में आपको एनेस्थीसिया बहुत ज्यादा आपको ठंड लगाएगा, आपके दिमाग में चढ़ेगा, और जैसे एनेस्थीसिया का असर उतरेगा उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा पेन महसूस होना शुरू होगा, और पैर में एटलीस्ट स्टिफनेस वगैरह सब आती रहेगी। उसके बाद वो आपको एक दिन में, अगर आपको मेनिस्कस रिपेयर नहीं हुई है, मेनिस्कस स्ट्रेन हुई है, तो आपको उसी टाइम अगले दिन ही आपको वॉकर की सहायता से और प्रेस की सहायता से चलाना शुरू कर देंगे, और कहते हैं कि आप अपना काम खुद करते रहिए। और आपकी मेनिस्कस रिपेयर हुई तो आपको 1.5 महीना रेस्ट करने को बोलेंगे, उसमें आपको पूरा वेट दे के नहीं चलाते हैं पैरों पे, और धीरे धीरे आपको फिर चलाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार ये पूरी प्रोसेस थी सर्जरी की। तो दोस्तों सर्जरी के बाद में क्या क्या इश्यू आएंगे, तो सबसे पहले बता दूंगा आपको। सर्जरी के बाद नॉर्मल इश्यू सभी बंदे को आते हैं, और ये कौन कौन से इश्यू सुन लो। सबसे पहले तो अगर एनेस्थीसिया का असर है, और एनेस्थीसिया में अगर आपने सिर्फ गलती से उठा लिया ऑपरेशन टाइम में, ऑपरेशन के बाद में 6 घंटे तक, तो आपको स्पाइनल हेडेक हो जाएगा। यानी आपको जो स्पाइनल पिक्चर करते हैं एनेस्थीसिया के लिए, उसके बाद आपको सिर में दर्द होगा। जैसे आप लेटेंगे आपको सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, बैठेंगे आपको सिर का दर्द चालू हो जाएगा, ऐसा लगेगा बस जीवन खत्म। इसके लिए आपको क्या करना दोस्तों, स्पाइनल हेडेक के लिए आपको रेगुलर पानी पीना है, कोका कोला पीना है, और कैफीन ज्यादा लेना है। मैंने इसका वीडियो डेफिनेटली बना रखा है अपने चैनल के ऊपर, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये हर दूसरे तीसरे बंदे को होती है स्पाइनल हेडेक। सेकंड दोस्तों है स्वेलिंग। ऑपरेशन के बाद आपकी स्वेलिंग बढ़ जाएगी, आपका घुटना सूज के मोटा हो जाएगा। पेन, पेन तो दोस्तों ऑपरेशन के बाद में आपको होता है, सबको पता है। जैसे आपके एनेस्थीसिया का असर कम होगा उसके बाद पेन आपको होगा। स्टिफनेस, घुटना आपको झटका झटका महसूस होगा, बिल्कुल सही सत्य बात है। उसके अलावा बेंडिंग, बेंडिंग प्रॉब्लम्स। बेंडिंग प्रॉब्लम दोस्तों कैसे कि जैसे आपको घुटना बेंड नहीं होगा, धीरे धीरे आपको एक साथ बेंड करना पड़ेगा। शुरुआत में बिल्कुल धीरे धीरे बेंड होगा। मसल्स की वीकनेस, जो आपकी वीएमओ मसल्स होती है, क्वाड्रिसेप्स मसल होती है, वो आपकी बिल्कुल वीक हो जाएगी दोस्तों। वीक होने का कारण ये कि जैसे आपका हैमस्ट्रिंग टेंडन लिया या आपका जो भी टेंडन लेते हैं, उसके बाद वो मसल तो वैसे वीक होंगे। तो आपके लगभग लगभग पूरा पैर काफी टाइम से वैसे भी पूरी एक्टिविटी में नहीं था। उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे ऑपरेशन के बाद रेस्ट करते हैं, और वो ऑपरेशन होने के बाद में वो मसल्स बिल्कुल वीक हो जाती है, सारी मसल्स आपकी वीक हो जाएगी। क्रैम्प्स आएंगे आपको दोस्तों, पैर में ऐसा लगेगा जैसे वाइट आ रहा है, जो आपका जो पीछे की जो टेंडन लेते हैं, तो टेंडन वाले जगह वो ब्रेक हो जाती है, उसके बाद क्रैम्प्स आते हैं। तो ये सब चीज दोस्तों, ये सब चीजें हमें एशियल सर्जरी के बाद में इन सब चीजों को नुकसान होता है। अगर आप इसमें ज्यादा खराब है तो आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत मतलब 10% केसों में भी नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा इसकी किस्मत खराब भाई किस्मत हो सकता है, बाकी नहीं होता है, नहीं के बराबर चांसेस होते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि अगर इन्फेक्शन आपको हो रहा है तो आपको तेज बुखार आएगा, घुटना बहुत ज्यादा गर्म रहेगा, ज्यादा दर्द होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। तो आप इस अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपको सर्जरी के 10 से 15 दिन बाद भी, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो ये सब चीज दोस्तों कि एशियल सर्जरी के बाद में, लिगामेंट सर्जरी के बाद में कौन कौन से इश्यू आते हैं, कौन कौन सी परेशानी आती है, तो ये सब परेशानी आपको आएगी शुरुआत के 15 से 20 दिन तक। तो दोस्तों सर्जरी के बाद हमारा क्या प्रोसीजर रहता है। सर्जरी के बाद हम घर आ गए, तो उसके 15 से 20 दिन बाद, 15 दिन बाद हमको टाके करवाने पड़ते हैं। आपको जानकारी बता दो, अगर आपकी एशियल सर्जरी हो रही तो आपके लगभग 2 टाके तो आपके घुटने में आएंगे, जो आर्थोस्कोपी के लिए होते हैं। 4 टाके आपके ग्राफ्ट साइज के आएंगे, और 2 टाके आपके वेस्ट आएंगे। यानी आपके लगभग 6 से 7 टाके में आपकी एशियल सर्जरी हो जाती है। ये दूरबीन की सहायता से की जाती है, इसमें बहुत ज्यादा चीराफाड़ी नहीं की जाती, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर साहब को देंगे पेन किलर, जो आपको 15 दिन तक खानी है, जो आपके दर्द को कम करेगी। एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं दोस्तों दोस्तों डॉक्टर साहब, जो सूजन को कम करती है। उसके अलावा हीलिंग, जो आपकी जो हीलिंग के लिए जो भी आपकी गोली दवाएं, हीलिंग ड्रग्स, जो वो भी आपको देते हैं डॉक्टर, उसमें आपके विटामिन हो गए, कैल्शियम वगैरह जो भी हो गए, जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो आपको लेंगे। उसके अलावा दोस्तों आइसिंग, आइसिंग आपको दिन में 3 से 4 बार करनी है, बार बार 15 से 20 मिनट के बीच में, जो आपकी स्वेलिंग को कम करेगी। उसके अलावा दोस्तों आपको 3 से 4 एक्सरसाइज, 4 से 5 मान लो आपको, आपके डॉक्टर आपको सर्जरी के तुरंत अगले मतलब अगले दिन से आपको स्टार्ट कर देते हैं फिजियोथेरेपी। तो वो एक्सरसाइज मैंने आपको दोस्तों मेरे चैनल पे डाल रखी है। वो एक्सरसाइज आपको लगभग रेगुलर करनी है, वो एक्सरसाइज आपको लगभग हर डॉक्टर बताता है।
तो ये थी अब सर्जरी की 15 से 20 दिन का प्रोसीजर। ये सब चीजें हमें रेगुलर करनी है। सर्जरी के बाद हमें फास्ट रिकवरी के लिए अच्छी हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, जो सभी डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, घर की डाइट में जो भाई अगर अच्छे सप्लीमेंट वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो नॉर्मल घर की डाइट से भी आप अपनी प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सुबह, रात को आपको चना, मूंग, मोठ और मूंगफली, ये 3 से 4 चीजें आपको रात को लगभग 1 मुट्ठी भिगो कर रख देनी है और सुबह आपको खाली पेट ये खानी है। उसके अलावा बादाम, अंजीर, काजू, किशमिश, अखरोट, ये 3 से 4 चीजें दोस्तों आपको, ये तो आपको भिगो के खानी है। अखरोट आप रात की दूध के साथ दे सकते हैं। उसके अलावा अंडा, जो भाई नॉन वेजिटेरियन है, अंडा, चिकन, मटन, फिश, ये जितना ज्यादा खाएंगे आप दोस्तों, लगभग हफ्ते में 1 दिन छोड़ के 1 दिन भी खाएंगे, आपकी रिकवरी से फास्ट होगी। उसके अलावा दोस्तों, हड्डियों की मजबूती के लिए अगर आपकी ड्रिलिंग होती है, तो हड्डी भी आपकी टूटती है, हड्डियों की जल्दी रिकवरी के लिए आपको दही प्लस चूना, चूना मिला के उसमें थोड़ा सा गेहूं के दाने के बराबर आपको मिला के 1 दिन छोड़ के 1 दिन लेना है। इस प्रकार से रोटी कम खानी दोस्तों, और घी भी आपको कम खाना है। रोटी कम खाने का कारण ये है कि हम आप बेड पर रेस्ट करते हैं, आप तो लगभग शुरू के 1 डेढ़ महीने आप रेस्ट ही करेंगे, ज्यादा हेवी एक्टिविटी कर नहीं पाएंगे। रोटी ज्यादा खाएंगे तो आपका फैट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, तो वेट बढ़ेगा तो फिर घुटने के ऊपर ज्यादा लोड आएगा और आपकी रिकवरी स्लो होगी। तो इस प्रकार से आपको रोटी कम खानी है, और जो फैटी चीजें होती है उनको अवॉइड करनी, तले बुरा चीजें इनसे परहेज करना है। और घी जो है, घी आप रात में 1 चम्मच दूध में डाल के पीने से नहीं, तो आपको पेट के क्लियर करेगा, पेट को सही रखेगा। उसके अलावा दूध आपको पीना हल्दी डाल के, और आप जैसे कि दूध पिए, दूध में कोई दिक्कत नहीं है। सैलेड आपको जरूर लेना दोस्तों, प्रोटीन के बाद आप सैलेड लेना है, जैसे खीरा हो गई, टमाटर हो गई, इस टाइप की आपको सैलेड अच्छी मात्रा में खानी है। और पानी दोस्तों आपको खूब पीते रहना, हर घंटे में आपको 1 गिलास पानी पीते रहना, क्योंकि आपको प्रोटीन लेंगे तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए, वरना हमारी किडनियों पे एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ जाएगा, इसके लिए आपको पानी खूब पीना पड़ेगा। तो ये सब चीज दोस्तों अपने घर की डाइट। इसके बाद हम बात करें सप्लीमेंट्स कौन कौन से लेने हैं। तो आप सप्लीमेंट्स की बात कर लेते हैं। जो भाई सप्लीमेंट अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें जरूर लेना चाहिए, क्योंकि फास्ट रिकवरी करनी है हमको। जो भी भाई जैसे हमारा अपनी जॉब से दूर है, उसको फास्ट रिकवरी चाहिए, तो सप्लीमेंट ले लेगा तो उसकी फास्ट रिकवरी जरूर होगी। तो सर मेरे दोस्तों, हमें प्रोटीन के लिए वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, आप किसी ब्रांड का ले सकते हैं, आपको जो ट्रस्टेबल ब्रांड है उसको ले सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन विटामिन D3, क्योंकि हम जैसे बाहर ज्यादा निकलेंगे नहीं, तो हमको सूरज की धूप नहीं मिल पाएगी, तो हमारे शरीर में विटामिन D3 की डिफिशियंसी होगी। तो इसलिए हमें विटामिन D3 लेना चाहिए, हमारी हड्डियां मजबूत रहे। उसके अलावा दोस्तों, ग्लूकोसामाइन, ये हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, और जॉइंट की ग्रीस जो बनती है हमारे घुटने की, अगर हमारे कार्टिलेज थोड़ा बहुत डैमेज हो तो उसको रिपेयर कर देता है, तो ग्लूकोसामाइन। उसके अलावा दोस्तों, अर्जुन, ये हड्डियों को जोड़ने वाली ऐसी ताकतवर औषधि है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो डाल रखा है। तो इसे क्वाड्रिलेमुलर, ये सब में सबके फॉर्म में उपलब्ध रहती है, संसार के बारे में आपको वैसे मिल जाएगी। आप इस टैबलेट ले सकते हैं, क्वाड्रिलेमुलर नाम से इसकी टैबलेट आती है, तो हर्जून आ गई। उसके अलावा फिश ऑयल होगी दोस्तों, किसी भी ब्रांड का आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का फिश ऑयल ले सकते हैं। उसके अलावा मल्टीविटामिन ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके शरीर में विटामिन की कमी नहीं है, उसके अलावा मल्टीविटामिन लेना है। और जो हमारे जो लिगामेंट और हमारे टेंडन्स बनते हैं, वो फाइबर्स के बने होते हैं दोस्तों, कोलेजन के। तो कोलेजन सप्लीमेंट लेंगे तो आपका जो लिगामेंट, जो दूसरे लिगामेंट है, उनमें आपको मजबूती आएगी, और आपको जॉइंट हेल्थ अच्छी मजबूती आएगी। उसके अलावा आपकी मसल्स बिल्कुल वीक पड़ जाती है, तो मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्रेटिनिन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जो हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और जल्दी हमारी मसल्स को पंप देगा और रिकवरी करेगा। तो ये सब सप्लीमेंट दोस्तों, आप जो भी भाई अफोर्ड कर सके उन्हें जरूर लेने चाहिए, ताकि आपकी जो एशियल के बाद जो आपकी जो कमी है, कमी पूर्ति जो भी शरीर की, वो जल्दी पूरी हो सके, और जल्दी आप भी अपनी रिकवरी पे आकर अपने काम पे वापस जा सके। तो सर्जरी के बाद 15 से 20 दिन तक तो हमको जो बेड पे पड़े पड़े ही या बेड पे लेटे लेटे ही एक्सरसाइज करनी पड़ती है, 3 से 4 एक्सरसाइज होती है। उसके बाद धीरे धीरे हमें एक्सरसाइज का लेवल्स बढ़ाना है दोस्तों। तो उसके लिए हमें बेंडिंग, फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव करनी है, तो उसके लिए आपको बेंडिंग की लगभग रोज ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे आप सोचोगे कि आपकी बेंडिंग कंप्लीट हो गई एक बार, उसके बाद आप 3 से 4 बार छोड़ोगे, तो उसके बाद वापस आपकी स्टिफ होने लगेगी। लगभग 6 महीने तक तो हमें रेगुलर नी बेंडिंग की फुल रेंज ऑफ मोशन की प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। उसके अलावा साइकिलिंग, शुरुआत में आपको मतलब आपकी स्टिचेस कटने के बाद से आपको धीरे धीरे साइकिलिंग स्टार्ट करनी है, जो आपको लगभग 2-2.5 महीने तक रेगुलर साइकिलिंग करनी है। स्टेबल साइकिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका अच्छा कॉन्फिडेंस है तो आप नॉर्मल साइकिलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, स्पोर्ट्स करने हैं, जो डॉक्टर आपको शुरुआत में 30 डिग्री, फिर आपको 90 डिग्री, फिर आपको फुल रेंज ऑफ मोशन, इस टाइप से आपको स्पोर्ट्स बताएंगे, वो आपको धीरे धीरे स्पोर्ट्स प्रोग्रेशन करनी है। और जैसे जैसे आपको स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, उसमें आपको स्पोर्ट्स के अंदर वेट भी ऐड करते जाना है। उसके बाद डॉक्टर आपको शुरुआत में काफ रेजेस बताएंगे, शुरुआत में नॉर्मल काफ रेजेस, उसके बाद सिंगल लेग काफ रेजेस, और उसके बाद फिर आपको ये वेट के साथ में आपको काफ रेजेस करने हैं। तो ग्लूट्स की बात करें तो ग्लूट्स को हमें तीनों चारों दिशाओं में अलग अलग वेरिएशंस के साथ में ट्रेन करना था। ग्लूट्स की अगर हमारी मसल्स मजबूत होगी तो हमारे नीचे वाले पैरों पे और जॉइंट पे, हमारे नी जॉइंट पे काफी कम लोड आएगा। उसके अलावा दोस्तों हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज है, हैमस्ट्रिंग कर्ल है, इसमें उल्टा लेट के करने वाले शुरुआत में आपको नहीं करना था। उसके बाद नॉर्मल जो आपके नीचे की साइड में दबाते हैं वो हैमस्ट्रिंग की होगी, हैमस्ट्रिंग के डंबल कर्ल वगैरह हो गए, तो इस टाइप की चीजें आपको करनी है। इसके अलावा लेग एक्सटेंशन सबसे बेस्ट एक्सरसाइज दोस्तों आपके बीमो मसल्स और क्वाड्रिसेप्स मसल्स को एक्टिव करने की। उसके अलावा लेग प्रेस है। ये सब दोस्तों आपको 3 से 3 एक महीने तक करनी है।
उसके बाद जंपिंग एक्सरसाइज वगैरह, प्लयोमेट्रिक्स, रनिंग वगैरह, ये सब चीजें ऐड होती है। तो ये सब चीजें जैसे धीरे धीरे मैं रिकवरी करता जा रहा हूँ। मैंने मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना के डाल रखी है, उसके अंदर लगभग सारी एक्सरसाइज जो मैंने अभी तक करी है वो कर रखी है, कंप्लीट 4 महीने तक की डाल रखी है। अब जैसे मेरे 4 महीने कंप्लीट हो तो उसके बाद 4 से 5 महीने की एक्सरसाइज मैं आपको रेगुलर डालता रहूंगा। तो उसमें आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको सभी एक्सरसाइज मिल जाएगी जो मेरे एक्सपीरियंस से आता है। तो ये सब चीजें लगभग आपको संपूर्ण रिकवरी दे देगी दोस्तों। अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज और अच्छा कॉन्फिडेंस आपको एशियन सर्जरी से जरूर उभारेगा, ये मेरा दावा है। 100% आप उभरोगे, आपको टेंशन नहीं रखनी दिमाग में। और मैंने एक दो दोस्तों के भाइयों को 2 साल का एक्सपीरियंस के बारे में, आपने व्यूज बहुत कमाए, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस 100% बढ़ेगा। और एशियन इंजरी दोस्तों किसी के साथ हो सकते हैं, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अवश्य ठीक हो जाओगे, मेहनत करते रहिए, अच्छी डाइट रखें। और कोई भी क्वेरी हो या कोई भी मेरे संबंधित रिलेटेड जानकारी हो जो मेरे मेरा एक्सपीरियंस उस मैं आपको अवश्य बताऊंगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।